मेरे असाब कशीदा हो गए। मैं सीट पर इस तरह से लेट गया कि बाहर से किसी को कुछ नज़र न आए। फिर वो लोग ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे। इनके पास मुख्तलिफ़ किस्म की चाबियाँ थी। चाबियों के छटके की आवाज़ खुले हुए शीशे से अंदर भी आ रही थी। फिर दरवाज़ा खुल गया। तू ठहर मुरली, मैं देखता हूँ, ये कहकर मंगल ने जो ही अंदर हाथ डाला, मैंने झपट कर इसका गला पकड़ लिया। मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, सुनो मुरली, तुम्हारा दोस्त मेरे कब्ज़े में है। अगर तुम हाथ उठाकर मेरे सामने नहीं आए तो मैं तुम्हारे दोस्त को हलाक कर दूंगा। फिर मैंने गुर्रा कर मंगल से कहा, अपने दोस्त को अपनी ज़ुबान में बता कि तुम मेरे कब्ज़े में हो। ये कहते हुए इसका गला छोड़कर गिरबान पकड़ लिया और रिवॉल्वर सीट से उठाकर इसकी खोपड़ी से लगा दिया। कहो अपने दोस्त से, मैंने इसे बुरी तरह झंझोड़ते हुए कहा। मैं इधर गाड़ी में हूँ मुरली, मंगल ने कहा, मगर दोनों हाथ उठाकर सामने आना, वरना ये मेरे साथ साथ तुम्हें भी गोली मार देंगे। मुरली वाकई इसका दोस्त था। वो शायद नज़दीक ही कहीं मौजूद था। अचानक वो सर से हाथ बुलंद किए हुए सामने आ गया। मंगल की हालत इस वक्त बहुत मज़ाक़ खेज़ थी। वो आधा गाड़ी के अंदर और आधा बाहर और सीट पर औंधा पड़ा था। मुरली गाड़ी के अंत सामने आकर ठहर गया और पुरसुकून लहजे में बोला, कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? मंगल के मुकाबले में वो ज़्यादा बाएतमाद था। मैं इंस्पेक्टर राम सिंह हूँ, मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम कुछ भी हो सकते हो साहब, मुरली ने कहा, मगर पुलिस वाले नहीं हो सकते। पुलिस का कोई आदमी इतना जीदाल नहीं है कि अकेला जग्गू के आदमियों का रास्ता रोक सके। पुलिस वाले को तो हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है साहब। अब बताओ कि कौन हो तुम और तुमने क्यों हमारा रास्ता रोका है? मैंने तुम्हारा रास्ता रोका है, मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम्हें तो खुद ही मोटर की फिक्र पड़ गई थी। मैं तो यहाँ आराम से सो रहा था, तुम्हारे सोने के लिए भी यही जगह रह गई थी। इस मरतबा मंगल ने कहा, तो और क्या करता? मैंने बेजारी का मुजाहिरा किया। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, पुलिस तो मेरी भी तलाश में है। अरे तो फिर इस खिलौने को जेब में रखो और दोस्तों की तरह बात करो। मुरली ने खुशदिली से कहा, पुलिस से तो अपनी भी पुरानी दुश्मनी है, इस हिसाब से तो तुम भी हमारे दोस्त हुए। मैंने मंगल को छोड़ दिया और रिवॉल्वर जेब में रख लिया। हकीकत में मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। वो दोनों न जाने कौन थे और पुलिस से क्यों छुप रहे थे। मुमकिन है उन्होंने मुझसे झूठ बोला और वो इसी गैंग के आदमी हो जिसने मुझे हॉस्पिटल से अगवा किया था। मगर इस सूरत हाल में और किया भी क्या जा सकता था? ये हुई ना बात। मुरली हंस कर बोला, अब बताओ क्या बात है? तुम पुलिस से क्यों छुप रहे हो? मैं एक डकैती करता हुआ पुलिस की गोलियों से जख्मी हो गया था। मुझे 6 गोलियां लगी थी। पुलिस ने इसी हालत में मुझे गिरफ्तार किया और अस्पताल पहुंचा दिया। वहाँ मैं 1 महीने तक रहा। फिर मेरे साथियों को मौका मिल गया और वो मुझे अस्पताल से उठा लाए। पुलिस भी चौकस थी। उन्होंने हमारा पीछा किया, मगर हम किसी न किसी तरह इससे बच गए। यहाँ आकर गाड़ी ख़राब हो गई। मेरे साथी किसी गाड़ी का इंतज़ाम करने गए हैं। मैंने मुख्तसरन इसे कहानी गढ़कर सुना दी। डकैती वाले वाक़े के सिवा इसमें कुछ भी झूठ नहीं था। तुम्हारी साथी? मुरली ने हैरत से दोहराया, क्या वो कोई लड़की है? वो मेरी पत्नी है, मैंने जवाब दिया। वाह भैया वाह, तुम मर्द होकर गाड़ी में लिपट गए और अपनी पत्नी को गाड़ी लेने के लिए भेज दिया। वो भी तुम्हारे साथ डाके डालती है? हाँ, वो मेरे साथ डाके भी मारती है, मैंने जवाब दिया। वो कोई मामूली औरत नहीं है, मैं इसे अमेरिका से ब्याह कर लाया हूँ। वो तो सब ठीक है, मुरली ने कहा, मगर इस वक्त तुमने इसे क्यों भेजा? मजबूरी थी, वरना कोई पति ऐसा कर सकता है। ऐसी भी क्या मजबूरी? मुरली ने कहा, पत्नी को मौत के मुंह में धकेल कर खुद आराम से सो रहे हो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे 1 न 2 पूरी 6 गोलियां लगी हैं। मैं वैसे तो ठीक हो गया हूँ, मगर मेरे दोनों पाँव अभी तक नाकारा हैं। मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। अरे मुरली के मुंह से बेसाख्ता निकला। अब समझ में आई मेरी मजबूरी। मैंने कहा, इस वक्त तुम्हारी जगह पुलिस होती तो वो बड़े इत्मीनान से मुझे धर लेती और फांसी पर लटका देती। डकैती के वक्त मेरे हाथ से 2 पुलिस वाले भी मारे गए थे। अगर मैं जख्मी ना होता तो शायद अब तक फांसी के फंदे से लटक चुका होता। फिर मैंने हंसकर कहा, मैंने तुम लोगों को सब कुछ सच सच बता दिया है। अब अगर तुम्हें मुझे पुलिस के हवाले करना है तो कर दो, मैं क्या कर लूँगा। मुझे फिर कभी ये गाली मत देना, मुरली ने तपे हुए लहजे में कहा। मैं जिसे ज़ुबान से एक दफ़ा दोस्त कह देता हूँ फिर इसे दोस्त समझता भी हूँ। तुमने मुरली पर भरोसा किया है तो मुरली इसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। गाड़ी में ख़राबी क्या हो गई है? मंगल ने शायद मौजू बदलना चाहा। इसकी बैटरी कमज़ोर हो गई है और तुमने शायद गौर नहीं किया, पीछे वाले दोनों टायर पंचर हैं। वो जवाब में कुछ कहते कहते रुक गया और कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। फिर पुरख्याल अंदाज में बोला, कोई गाड़ी इस तरफ आ रही है। गाड़ी आ रही है, मैंने हैरत से कहा, मगर मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। गाड़ी अभी दूर है, वो ज़रा नज़दीक आएगी तो इसके इंजन की आवाज़ तुम भी सुन लोगे। मुश्किल से 2 मिनट बाद मैंने भी गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनी। आवाज़ अब भी खासी दूर
थी। मुझे मुरली की कुव्वत समात पर रश्क आने लगा। फिर आवाज़ लम्हा ब लम्हा तेज़ होती गई। कोई गाड़ी तेज़ी से इसी तरफ आ रही थी। मेन रोड यहाँ से कितनी दूर है? मेन रोड तो यहाँ से बहुत दूर है, कम से कम 10 किलोमीटर का फासला होगा। अगर मेन रोड यहाँ से 10 किलोमीटर थी तो ग्लोरिया पैदल इतनी जल्दी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। फिर ये कौन हो सकता था? गाड़ी के इंजन का शोर अब बढ़ गया था। मंगल, तुम राम सिंह को उठाकर झाड़ियों में ले जाओ, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। वो मुझे अभी तक राम सिंह ही समझ रहा था। मैंने सोचा इसे अपना नाम भी बता दूँ, बाद में किसी और से इसे इल्म होता तो मेरा एतबार जाता रहता। मैंने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम राम सिंह नहीं है। मुरली जाते जाते रुक गया। मेरा नाम कामरान है। कामरान मुरली के लहजे में बेयकीनी थी। तुम मुसलमान हो? हाँ, मैं मुसलमान हूँ। मैंने इसे बता तो दिया था, मगर अब दिल ही दिल में पछता रहा था कि इसका रद्द-ए-अमल क्या होता। कामरान, मुरली ने फिर मेरा नाम हैरत से लिया। तुम तो बहुत ज़बरदस्त आदमी हो। पुलिस वाले तुम्हारे नाम से डरते हैं, बहुत दहशत है तुम्हारे नाम की। हालांकि मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान हूँ, मैंने हंस कर कहा, और इस वक्त तो केचुए से भी बदतर हूँ। ऐसी बातें क्यों करते हो भैया? मुरली ने कहा, ज़ख्म भी तो बहादुरों को लगते हैं। सरदार तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा, वो पूछता है तुम्हें। फिर वो मंगल से मुखातिब हुआ, जल्दी से इन्हें उठाकर झाड़ियों में ले जा। ये कहकर वो पगडंडी की तरफ चला गया। गाड़ी की आवाज़ अब बिल्कुल नज़दीक आ चुकी थी। मंगल मजबूत तनोतोश का आदमी था। इसने मुझे कंधे पर लादा और तेज़ी से झाड़ियों की तरफ बढ़ा। घनी झाड़ियों में घुसकर इसने मुझे बहुत एहतियात से उतार दिया। तुम्हारा सरदार कौन है? मैंने मंगल से पूछा। और वो मुझे कैसे जानता है? हमारा सरदार जग्गू है। पुलिस वालों के लिए तो इसका नाम भी दहशत बनकर रह गया है, मगर वो मुझे कैसे जानता है? मैंने पूछा। 2-3 दिन पहले हमारा एक आदमी जेल से छूट कर आया था। इसी ने सरदार को बताया था कि कामरान का नाम सुनकर तो पुलिस वाला भी चौंक उठ बैठता है। पगडंडी पर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ है। इसके हेडलैम्प से अच्छा खासा हिस्सा रोशन हो गया था। फिर अचानक फायरिंग की तड़तड़ाहट गूंजी। किसी की करबनाक चीख फिजा में उभरी। फिर कोई ढलान से नीचे की तरफ लुढ़कने लगा। मैंने इस्तरारी तौर पर अपनी जेब से रिवॉल्वर लिया। मंगल भी चीते की तरह चौकन्ना दिखाई दे रहा था। फायरिंग मुसलसल हो रही थी। गिरने वाला एक मरतबा फिर करबनाक अंदाज में चीखा, फिर खामोश हो गया। अब मुझे मंगल के हाथ में भी रिवॉल्वर दिखाई दे रहा था। अब तक मैं इसे गैर मुसल्लह समझ रहा था। ऊपर फायरिंग जितनी अचानक हुई थी, इतनी ही जल्दी ख़त्म हो गई, और अब फिर वहाँ खामोशी छा गई थी। फायरिंग अचानक फिर शुरू हो गई, मगर अब इसमें पहले वाली शिद्दत नहीं, इक्का दुक्का फायर हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दो तरफा फायरिंग हो रही है। मैं मुरली की तरफ से फिक्रमंद हो रहा था, और रह रह कर यही ख्याल आ रहा था कि गिरने वाला मुरली ही तो नहीं था। इनमें से एक फायर बाइन का था और दूसरा रिवॉल्वर का। तुम यहीं ठहरो, मंगल ने कहा, मैं जाकर पता करता हूँ कि मामला क्या है। पहले मैंने इसे रोकना चाहा, फिर ये सोचकर खामोश हो गया कि मुमकिन है मुरली को मदद की ज़रूरत हो। ठीक है, मैंने सरगोशी में जवाब दिया, मेरे पास भी रिवॉल्वर मौजूद है। हम इस वक्त घनी झाड़ियों में छुपे हुए थे। इन झाड़ियों में कसरत से कांटे भी थे। इन कांटों से न सिर्फ मेरे कपड़े फट गए थे, बल्कि जिस्म पर भी खराशें पड़ गई थी। फिर वहाँ मच्छर और दूसरे जहरीले कीड़े भी थे। मच्छरों ने काट काट कर मेरा बुरा हाल कर दिया था, मगर मैं वहाँ बैठा रहने पर मजबूर था। मंगल आहिस्तगी से इस तरफ चला गया जिधर मुरली गया था। कुछ देर बाद फायरिंग में फिर शिद्दत पैदा हो गई। अचानक फिर एक इंसानी चीख फिजा में उभरी। भागते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। इसके साथ ही पे दर पे कई फायर हुए। फिर गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ और गाड़ी तेज़ रफ्तारी से रवाना हो गई। फिर अचानक वहाँ सुकूत छा गया। कई मिनट इसी तरह गुजर गए। फिर मुझे कदमों की चाप सुनाई दी। कोई संभल संभल कर चलता हुआ मेरी ही तरफ आ रहा था। मेरी आसाब कशीदा हो गई। मैंने रिवॉल्वर का सेफ्टी केस हटाया और उंगली ट्रिगर पर रख दी। कामरान, किसी ने आहिस्ता से मुझे आवाज़ दी, फायर मत करना, मैं मंगल हूँ। दूसरे ही लम्हे वो बिल्कुल मुखालिफ सिमत से जाहिर हुआ। क्या हुआ? मैंने सरगोशी में पूछा। पता नहीं कौन लोग थे, मंगल ने सरगोशी में जवाब दिया। मुरली कहाँ है? मैंने पूछा। मुरली अभी वहीं है, मंगल ने जवाब दिया। मुरली का ख्याल है कि इनका एक साथी आसपास की झाड़ियों में छुपा हुआ है। एक आदमी क्यों? मैंने पूछा। एक से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। नहीं, बाकी सब भाग गए हैं। 2 आदमी मुरली की गोलियों से शदीद जख्मी हो गए हैं। वो लोग इतनी बदहवासी में भागे हैं कि अपने साथियों को भी यहीं छोड़ गए हैं। मगर वो लोग थे कौन? मैंने उलझ कर पूछा। मुरली यही मालूम करने की कोशिश कर रहा है। वो इस आदमी को जिंदा पकड़ने के चक्कर में है, इसी से कुछ मालूम हो सकेगा, मंगल ने सरगोशी में बताया। मैं जवाब में कहने ही वाला था कि जख्मी तो अभी जिंदा होंगे, इनसे पूछगछ की जा सकती है, मगर हमारे बहुत नज़दीक से झाड़ियाँ हिली और ऐसी आवाज़ पैदा हुई जैसे कोई इनमें चल रहा हो। मंगल सिंह फुर्ती से ज़मीन पर लेट गया। मैं भी बिल्कुल साकित हो गया। झाड़ियों में फिर हरकत हुई और अचानक मुझे
मुझे एक खेवला सा दिखाई दिया। मैंने इसके कदो कामत और चाल ढाल से पहली नज़र में पहचान लिया कि वो मुरली नहीं है। इसने किसी गहरे रंग का पैंट पहन रखा था, हाथ में राइफल थी और वो दबे पाँव आगे बढ़ रहा था। इसका रुख हमारी ही तरफ था। मुझे ये खदशा था कि कहीं इसकी नज़र हम पर न पड़ जाए, मगर वो अपनी ही धुन में मगन आगे बढ़ रहा था। मंगल भी इसे देख चुका था और इसने आने वाले के पैरों का निशाना ले लिया था। पगडंडी की तरफ से अचानक हल्की सी आवाज़ पैदा हुई। वो भड़क कर पलटा। इसी वक्त मंगल को मौका मिल गया। वो बरक रफ्तारी से उठा और पलक झपकते में अपने शिकार को छाप लिया। वो भी इतनी आसानी से काबू में आने वाला नहीं था। इसने जोर लगाकर मंगल की गिरफ्त से निकलना चाहा। इसी कोशिश में वो दोनों ज़मीन पर गिर पड़े। मंगल के शिकार ने इसके बावजूद राइफल नहीं छोड़ी थी और इसकी उंगली ट्रिगर पर थी, तो वो बदहवासी में अब तक फायर भी कर चुका होता। मैं उठकर बैठ गया और डपट कर बोला, अपनी जगह से हरकत मत करना वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। फिर मैंने एक हवाई फायर भी कर दिया। फायर की गूंज से सन्नाटा मजरू हो गया। मंगल का शिकार एकदम साकित हो गया। यही हाल मंगल का भी था। वो भी शायद मेरी आवाज़ पहचान नहीं पाया था। मेरी ये हरकत खासी गैर दानिशमंदाना थी। हम में से किसी को भी यकीन नहीं था कि वहाँ दुश्मनों का यही एक आदमी है या झाड़ियाँ मजीद आदमियों से भरी हुई हैं। फायर की आवाज़ से वो हमारी तरफ मुतवज्जा हो सकते थे। मैंने गोया ये ऐलान कर दिया था कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। राइफल फेंक दो, मैंने सख्त लहजे में कहा, वरना तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। एक मरतबा झाड़ियों में फिर हरकत हुई। मैं चौंक कर सीधा हो गया। मंगल भी चौंक कर रह गया, मगर वो शिकार की तरफ से गाफिल नहीं था। दूसरे ही लम्हे मुरली की सरगोशी सुनाई दी। तुम तो ठीक तो हो मंगल? हाँ मैं ठीक हूँ और मैंने अपना शिकार भी पकड़ रखा है। मुरली की आवाज़ सुनते ही मंगल का एतमाद लौट आया था। अब यहाँ से निकल चलो, मुरली ने कहा। यहाँ ज़्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं है। फायरिंग की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई होगी। आसपास के गांव वाले जाग गए होंगे। पुलिस भी इधर आ सकती है और ये लोग भी जो अभी मैदान छोड़कर भागे हैं। मगर ये लोग कौन थे? मैंने उलझ कर पूछा। ये तो हमारा ये दोस्त बताएगा। मुरली ने शिकार की तरफ इशारा किया, मगर इससे बाद में पूछगछ करेंगे। अभी तो यहाँ से निकलो। मंगल ने इस आदमी के हाथ बांधना चाहे तो मुरली ने इसे रोक दिया। इसके हाथ मत बांधो, यही कामरान को उठाएगा। हमारी जीप यहाँ से कम 3 किलोमीटर के फासले पर तो होगी। फिर वो लहजा बदल कर बोला, हाँ अगर ये भागने की कोशिश करे या कोई और हरकत करे तो इसे गोली मार देना। इसकी तो फिक्र ही मत करो। मैंने हंस कर कहा, इससे ज़रा भी आगे पीछे होने की कोशिश की तो मैं खुद इसकी खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। चलो उठाओ इसे, मंगल ने डपट कर कहा और अंधेरे में टटोल कर इसकी फेंकी हुई राइफल उठा ली। फिर वो झुककर कुछ ढूंढने लगा। अब क्या हुआ? मुरली ने पूछा। इसे पकड़ने में मेरा रिवॉल्वर कहीं गिर गया है। मंगल मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखता हुआ बोला, लानत भेजो रिवॉल्वर पर। मुरली ने कहा, कौन सा इसका लाइसेंस तुम्हारे नाम पर है? इस दौरान में शिकार ने मुझे अपनी पीठ पर लाद लिया था। वो कमज़ोर आदमी नहीं था, मगर मेरे भारी जिस्म को उठाकर नाहमवार और कांटेदार ज़मीन पर चलना भी खेल नहीं था। कुछ ही दूर चल के वो बुरी तरह हाँफने लगा। मैंने बाएं बाजू से इसकी गर्दन के गिर्द घेरा डाल रखा था और दाएं हाथ में रिवॉल्वर था। इस लम्हे मुझे बचपन में पड़ी हुई सिंदबाद जहाज़ी की कहानी याद आ गई, जब एक बूढ़ा इसके कांधों पर सवार हो गया था और उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं भी इस शिकार के लिए पैर तस्मा पा बन गया था। हमारे पीछे मंगल हाथ में राइफल उठाए चल रहा था। मुझे उठाने वाला बुरी तरह हाँफने लगा। अगर इसे मेरे रिवॉल्वर और मंगल की राइफल का खौफ ना होता तो वो शायद अब तक मुझे फेंक चुका होता। एक जगह वो बुरी तरह लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। फिर वो वहीं रुक गया और हाँफते हुए बोला, बस अब मुझसे नहीं चला जाता। ओ मियाँ नाजुक अंदाम, मैंने मज़ाका खेज लहजे में कहा, चलते रहो वरना मैं इस घोड़े की गोली मार देता हूँ जो मेरी सवारी के काबिल न रहे। तो फिर मार दो गोली, इसने हाँफते हुए ये बमुश्किल तमाम कहा। मरना तो मुझे वैसे भी है, फिर ये अजाब झेल कर क्यों जीऊँ? ये तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हें मरना है? मुरली ने अचानक पूछा। वो हमारे आगे आगे चल रहा था और हमें रुकता देखकर पलट आया था। तो क्या तुम लोग मुझे किसी दावत में ले जा रहे हो? वो तंजिया लहजे में बोला। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका हो, वरना इंसान एक रिवॉल्वर और एक राइफल की जद में हो तो सांस लेते हुए भी डरता है कि मुबाद ये भी मेरे दुश्मन को नागवार गुजरे और वो गोली मार दे। बस अब ज़्यादा फासला नहीं है, मुरली ने कहा, और बेफिक्र रहो, हम दुश्मन पर ओछा बार नहीं करते। तुम्हें जब भी मारेंगे ललकार कर मारेंगे। फिर वो कुछ सोच कर मंगल से मुखातिब हुआ। मंगल, अब मैं वाकई चलने की सकत नहीं रखता। अब कामरान को तुम उठा लो। इस लम्हे मेरी अजीब एहसासात थे। मैंने आज तक ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं किया था। मुझे अपने वजूद से नफरत सी महसूस रही थी जो दूसरों के लिए बोझ बन गया था। वो लोग मुझ पर तरस खा रहे थे और मैं हमारे शर्मिंदगी के पानी पानी हुआ जा रहा था। मैंने खुद से कहा, वाह मियाँ कामरान, बहुत ऊंची फिजाओं में
परवाज़ करने लगे थे, ख़ुद को नाकाबिले तस्ख़ीर समझने लगे थे और ये भुला बैठे थे कि वक़्त हमेशा एक सा नहीं रहता है। दूसरे इंसानों को ख़ुद से कमतर समझने लगे थे और अब इन्हीं कमतर लोगों के मोहताज होकर रह गए हो। इस दौरान में मंगल ने मुझे पुश्त पर उठाया तो मैं ख़यालात की दुनिया से बाहर आ गया। राइफ़ल इसके शाने से लटकी हुई थी। इसने दूसरा रिवॉल्वर निकाल कर अपने शिकार पर तान लिया। चंद मिनट तक नाहमवार ज़मीन पर चलने के बाद झाड़ियों का सिलसिला ख़त्म हो गया। आगे छोटा सा एक मैदान था, इसके बाद घनी झाड़ियाँ थीं। मेरा ख्याल था कि यहीं कहीं इन लोगों की गाड़ी खड़ी होगी, मगर वहाँ मुझे कोई गाड़ी दिखाई नहीं दी। रह रह कर मुझे ग्लोरिया का ख्याल आ रहा था कि वो गाड़ी का बंदोबस्त करके वहाँ पहुँचेगी और मुझे वहाँ न पाएगी तो क्या सोचेगी। मुमकिन है दुश्मन का कोई आदमी अब भी इन झाड़ियों में मौजूद हो। मुमकिन है वो लोग जिन्होंने हम पर हमला किया था पलट आए। ग्लोरिया बेचारी तो बेखबरी में मारी जाएगी। रवानगी से पहले मुझे ग्लोरिया का ख्याल आया था, मगर ये लोग इतनी उजलत में थे कि मैं इनसे इस सिलसिले में बात न कर सका। मेरा तो जहन माऊफ होकर रह गया था। माजूरी के एहसास ने मेरे जहन से सोचने समझने की सलाहियत ही छीन ली थी। मैंने अचानक मंगल को मुखातिब किया। मंगल, ऐसा करो तुम लोग गाड़ी में मुझे वहीं छोड़ दो जहाँ से लाए हो, वहीं छोड़ दे। मंगल ने हैरत से कहा। इसका लहजा हमवार था और ज़रा भी एहसास नहीं होता था कि वो मेरा बोझ उठाए हुए है। वाकई वो मजबूत आदमी था। हाँ यार, मैंने कहा, मेरी पत्नी वहाँ पहुँचेगी तो बहुत परेशान होगी। तुम्हें इसकी फ़िक्र मत करो, मंगल ने कहा। हम पहले ही सब कुछ सोच चुके हैं। तुम्हें गाड़ी तक पहुँचा के हम में से कोई दोबारा वहाँ चला जाएगा और तुम्हारी पत्नी को ले आएगा। बस तुम इसकी कोई पहचान बता देना। फिर वो अपनी बात पर खुद ही हंसा। मैं भी किस पागलपन की बात कर रहा हूँ। इस समय भला कोई दूसरी औरत इस वीरान इलाके में क्यों आएगी? जाहिर है वो औरत भी वहाँ पहुँचेगी, तुम्हारी पत्नी होगी। मंगल ने यह कहकर कहका लगाया। मगर अचानक इसके सामने मत आ जाना, मैंने इसे खबरदार किया। क्यों भाई? मंगल मज़ाका खेज लहजे में बोला। क्या वो काटने को दौड़ती है? काटने को दौड़ती नहीं, बल्कि आदमी को काट कर फेंक देती है, मैंने तंजिया लहजे में कहा। वो कोई आम औरत नहीं है और हाँ, वो हिंदी भी नहीं समझती है। तो क्या वो मद्रासी है या? मैंने बताया तो था कि मैं इसे अमेरिका से ब्याह कर लाया हूँ, मैंने झिंझला कर कहा। तो ये कहो कि वो मेम है, मंगल ने हंस कर कहा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत गिट पिट तो मैं भी कर लेता हूँ। मुझे ग्लोरिया की फिक्र थी और इस कमबख्त को मजाक सूझ रहा था। मुझे इसकी कुव्वत बर्दाश्त पर भी हैरत हो रही थी। वो इतनी देर से मुझे पीठ पर लादे चल रहा था, मगर इसका सांस फूला था, न कदम लड़खड़ाए थे। फिर हमने वो मैदान भी अबूर कर लिया। घनी झाड़ियों का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू हो गया। झाड़ियों की दूसरी तरफ पगडंडी सी थी और वहीं मुझे कदीम मॉडल की वेस जीप दिखाई दी। जीप से चंद गज के फासले पर मुरली ने हमें रुकने का इशारा किया और ख़ुद मोहतात अंदाज में इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगा। फिर वो मुतमईन होकर जीप की तरफ बढ़ गया। मंगल ने मुझे एहतियात से जीप की पिछली नशिस्त पर बिठा दिया। फिर सीट के नीचे से रस्सी निकाल कर फुर्ती से कैदी के हाथ पैर बांध दिए और इसे भी पिछली नशिस्त के पायदान में ठोंस दिया। मुरली ड्राइविंग सीट पर बैठा तो मंगल ने इससे कहा, मुरली क्या तुम कामरान की पत्नी को भूल गए? मुझे याद है, मुरली ने कहा। मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा वहाँ पैदल जाने के बजाय जीप में जाएं। जीप का रास्ता बहुत लंबा है, मंगल ने कहा। इसमें शायद इतना पेट्रोल भी नहीं होगा। यह भी हो सकता है कि इतनी देर में कामरान की पत्नी वहाँ पहुँच कर वापस चली जाए या किसी मुसीबत में फंस जाए। बात तो तुम्हारी ठीक है, मुरली ने कहा, मगर दोबारा वहाँ तक पैदल जाने में भी तो इतना ही वक्त लगेगा। हाँ, अगर कहीं से मोटरसाइकिल मिल जाती तो बात बन सकती थी। मोटरसाइकिल तो इस रास्ते पर भी चल सकती है जहाँ से हम आए हैं। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि किसी गाँव के हेडलैम्प से रास्ता रोशन हो गया। वो टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी थी, इसलिए गाड़ी अभी तक हमें दिखाई नहीं दे रही थी। मुरली ने जल्दी से जीप का इंजन स्टार्ट किया और इसे रिवर्स करके झाड़ियों में घुसा दिया। एक तो वो झाड़ियाँ खूब घनी थी, फिर जीप का रंग भी गहरा था, इसलिए वो अब आसानी से नजर नहीं आ सकती थी। चंद लम्हे बाद आने वाली गाड़ी के इंजन की आवाज़ वाज़े तौर पर सुनाई देने लगी। इंजन की आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा था कि वो गाड़ी सुजुकी का कैरी या पिकअप है। अपने तौर पर इन लोगों ने इसका कोई भी नाम रखा हो, मगर वो बहरहाल सुजुकी थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी बिल्कुल हमारे नज़दीक पहुंच गई। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मंगल और मुरली जीप में मौजूद नहीं हैं। वो लोग न जाने किस वक्त उतर गए थे। मुझे अचानक कैदी का ख्याल आया। वो शोर मचाकर गाड़ी वालों को इधर मुतवज्जा कर सकता था। मैंने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाला और कैदी की कनपटी से लगा दिया, मगर ये देखकर मुझे इत्मीनान हुआ कि मंगल ने कच्चा काम नहीं किया था। इसने बांधते वक्त या शायद इस वक्त जब आने वाली गाड़ी की आवाज़ सुनी थी, कैदी के मुंह में कपड़ा ठोंस दिया था। इसकी तरफ से मुतमईन होकर मैं दोबारा सीट की पुश्ते से टेक लगाकर बैठ गया। फिर वो गाड़ी अचानक सर पर आ पहुंची। इस वक्त मंगल या मुरली में से किसी ने इस पर फायर कर दिया। मैंने गाड़ी को लड़खड़ाते देखा, फिर शायद फायर करके इसका टायर नकारा किया गया। फिर दूसरा फायर हुआ तो गाड़ी अचानक ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर झाड़ी में घुस गई। तुम लोग एक एक करके गाड़ी से उतर आओ, वरना एक भी जिंदा नहीं बचेगा, मुरली ने चीख कर कहा। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस गाड़ी में कोई मौजूद न रहा हो। मैं 5 तक गिनूंगा, मुरली ने फिर चीख कर कहा। इसके बाद भी तुम लोग बाहर न आए तो मैं गाड़ी को बम से उड़ा दूंगा। मुरली के लहजे में सफाकी थी।
1 2 3 4। इसके साथ ही एक फायर हुआ और मुरली अजियतनाक अंदाज में चीखा। मेरा दिल उछल कर गोया हलक में आ गया। गाड़ी में जो कोई भी था गज़ब का निशानेबाज था, वरना अंधेरे में महज आवाज़ का निशाना लेना हंसी खेल नहीं था। क्या हुआ मुरली? पगडंडी की दूसरी जानिब से मंगल की आवाज़ सुनाई दी। इसके लहजे में वहशत थी। मुरली तुम ठीक तो हो? मंगल चीखा। मेरा दिल चाहा कि इसे इस हमाकत से रोक दूँ। वो चीख कर खुद ही अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रहा था। तुम बोलते क्यों नहीं मुरली? अचानक फिर फायर हुआ और मंगल का जुमला अधूरा रह गया। वो भी नादीदा निशानेबाज की गोली का शिकार हो गया। अचानक मुझे अपनी तन्हा रह जाने का एहसास हुआ। मेरे दोनों हमदर्द या तो मारे गए थे या फिर शदीद ज़ख्मी हो गए थे। मुझे साफ नज़र आ रहा था कि अब मेरा यही अंजाम होगा। जब इस नादीदा दुश्मन ने मंगल पर फायर किया था तो मैं झाड़ियों में एक जगह शोला सा चमकता देख लिया था। गोया वो इस तरफ छुपा हुआ था। वो जगह इसकी गाड़ी से खासी फासले पर थी। इसका मतलब यही था कि इसने गाड़ी पर पहला फायर होते ही झाड़ियों में छलांग लगा दी थी। मैंने सोचा हाथ पर हाथ रखकर मौत का इंतजार करने से बेहतर है कि कुछ करके मरा जाए। मैंने अंदाजे से इस जगह का निशाना लिया जहां मुझे शोले की चमक दिखाई दी थी। फिर मैंने अल्लाह का नाम लेकर फायर किया। फायर के धमाके के साथ ही कोई करबनाक अंदाज में चीखा और झाड़ियाँ बुरी तरह हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जख्मी होने वाला बुरी तरह तड़प रहा हो। मैंने हिलती हुई झाड़ियों पर दूसरा फायर झोंक दिया। जख्मी होने वाले की दूसरी चीख बहुत करबनाक थी। फिर वो एकदम साकित हो गया। अपनी इस कामयाबी पर मेरा हौसला बढ़ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर का वहशी और जुनूनी कामरान एकदम बेदार हो गया हो। वो कामरान जिसका नाम दुश्मनों के लिए दहशत की अलामत है। माजूरी और बेबसी का मायूस कुन एहसास इस लम्हे न जाने कहाँ चला गया था। अभी न जाने कितने दुश्मन बाकी थे, मगर मैं पहले से ज़्यादा दुश्मनों को जहन्नम रसीद करना चाहता था। मैं गुज़श्ता कई घंटे से अंधेरे में था, इसलिए अब मेरी आंखें अंधेरे में भी खूब काम कर रही थी। मैं चौकन्ना होकर चारों तरफ देख रहा था। मैं जानता था कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी मार्का है, इसलिए अब मुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं रही थी। जहाँ दुश्मनों की सुजुकी कैरी खड़ी थी, मेरी नज़रें वहीं जमी हुई थी। ये तो मैंने इस वक्त देख लिया था जब वो मेरे सामने से गुजरी थी। मुझे इसमें 2 से ज़्यादा आदमियों की झलक नजर आई थी। फिर बाकी आदमी कहाँ थे? या तो वो भी गाड़ी की झाड़ियों में घुसने से पहले ही कूद गए थे, या फिर वो अभी गाड़ी के अंदर ही थे। मुमकिन है वो ज़ख्मी हो गए हों और हरकत करने के काबिल ही ना हो। मैं एक एक करके इन तमाम इम्कानात पर गौर कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में हरकत हुई हो जहाँ दुश्मनों की गाड़ी खड़ी थी। मैंने झाड़ियों का निशाना लेकर फायर करने का इरादा किया, फिर खुद ही इसे मुस्तरद कर दिया। फासला काफ़ी था और वो जगह रिवॉल्वर की रेंज से बाहर थी। खामखाए गोली ज़ाया करने और दुश्मन को अपनी तरफ मुतवज्जा करने का मुझे कोई शौक़ नहीं था। अचानक मुझे इस राइफ़ल का ख्याल आया जो मंगल ने कैदी से छीनी थी। आखिरी बार मैंने वो राइफ़ल मुरली के शाने पर देखी थी। मैंने सोचा मुमकिन है मुरली ने वो राइफ़ल जीप में छोड़ दी हो। ये ख्याल आते ही मैं ड्राइविंग सीट की पुश्त पकड़ कर आगे की तरफ बढ़ा। दरमियान में कैदी था। मैंने जिस्म का पूरा जोर दोनों हाथों पर डाला और झटके से कैदी के सीने पर बैठ गया। अब मेरी पुश्त जीप के बोनेट की तरफ थी। दोनों सीटों की दरमियानी जगह में से हाथ डालकर मैंने टटोला तो राइफ़ल के बट से टकराया। इसके साथ गोलियों की बेल्ट भी पड़ी थी। मैंने दोनों चीज़ें उठा ली और सीट का सहारा लेकर दोबारा इसी जगह बैठ गया। वहाँ से निशाना लेना बहुत आसान था। राइफ़ल लोड थी। मैंने एक मरतबा फिर झाड़ियों पर नज़रें जमा दी। थोड़ी देर बाद वहाँ फिर खफीफ सी हरकत हुई तो मैंने निशाना लेकर फायर कर दिया। धमाका होते ही कोई ज़िबा होते हुए बकरे की तरह चीखा। फिर इसकी आवाज़ हलक में घुट गई। गोया मैंने दुश्मनों का एक और आदमी कम कर दिया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा निशाना इतना अच्छा भी हो सकता है। पे दर पे कामयाबियों ने मेरा हौसला बढ़ा दिया। इसके बाद फिर वहाँ गंभीर सन्नाटा तारी हो गया। हवा की सिरसराहट और झींगरों की मकरू आवाज़ें सन्नाटे को मज़ीद बोझल बना रही थीं। मैं एक मरतबा फिर चौकन्ने अंदाज में बैठ गया। फिर यूं ही बैठे बैठे काफ़ी देर गुजर गई। झाड़ियों पर नज़रें जमाए जमाए मेरी आंखों में नीले पीले दायरे नाचने लगे, मगर कहीं से कोई हरकत नहीं हुई। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।